हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजे एजुकेशन में। उत्तराखंड पशुधन प्रसार अधिकारी के लिए जूलॉजी बॉटनी का हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो गया था। उसी के सिलसिलेवार में आज हम पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें हमने प्रश्न संख्या 36 से हमारा ये पार्ट स्टार्ट होगा। लगभग प्रश्न संख्या 90 तक जाएगा ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, एंड्रोजन हार्मोन का स्रावण किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? लिडिक कोशिका के द्वारा, पुटिका कोशिका के द्वारा, या कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा, या फिर सर्टोली कोशिका के द्वारा। ठीक है, तो किसके द्वारा किया जाता है? क्या आपने ये प्रश्न पहले पढ़ा था? आपको आता है, नहीं आता है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है प्रश्न संख्या 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लिडिक कोशिका। ठीक है, किसके द्वारा? लिडिक कोशिका। देखिए, जो नर विसरण है उसमें पाई जाने वाली ये जो लिडिक कोशिकाएं हैं, टेस्टोस्टेरोन जैसे एंड्रोजन हार्मोन का क्या करती है? स्रावण करती है। नर लैंगिक लक्षणों को विकसित करती है। जो आपके मेल सेक्सुअल सिम्टम्स हैं उनको कौन करती है? ये लिडिक कोशिकाएं क्या करती है? उनका स्रावण करती है। ठीक है, और उनके विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए भी कौन है? यही जिम्मेदार है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न संख्या 36 क्या होता है? क्लियर होता है। आगे की ओर बढ़ेंगे, और यदि आप बीजे एजुकेशन के चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहती है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आपका है 37। निम्नलिखित में से एक सही खाद्य श्रृंखला क्या है? देखिए, एक सही खाद्य श्रृंखला वही होती है जिसमें पहले आपका प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक उपभोक्ता, फिर तृतीयक उपभोक्ता, और लास्ट में आपका जो क्वार्टररी कंज्यूमर भी कह सकते हैं उसको। ठीक है, जो तृतीयक उपभोक्ता को खाएगा। तो इसका राइट आंसर कौन हो सकता है? बताइए। ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड। देखिए, घास होता है, घास को कौन खाता है? टिड्डा। टिड्डे को कौन खाता है? सर्प यानी सांप। सांप को कौन खाता है? मेढक। और मेढक को कौन खाता है? बाज। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? थर्ड। देखिए, यह एक सही स्थलीय खाद्य श्रृंखला है। उत्पादक घास को प्राथमिक उपभोक्ता टिड्डा खाता है। तो प्राथमिक उपभोक्ता कौन हुआ? टिड्डा हुआ आपका। ठीक है, जो किसको खाता है? घास को खाता है। टिड्डे को द्वितीयक उपभोक्ता खाता है मेढक, और मेढक को तृतीयक उपभोक्ता खाता है सांप, और सांप को अंततः कौन खाएगा? बाज। ठीक है, तो बाज को आप चतुर्थ उपभोक्ता भी कह सकते हैं। आगे की ओर जाते हैं। आगे है आपका प्रश्न संख्या 38। साइकस में कायिक जनन होता है बुलबिल द्वारा, बीजाणुपर्ण स्पोरोफाइल, बीजाणुकाई न्यूसिलस, या फिर आपका कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बुलबिल। ठीक है, साइकस के तने के जो निचला हिस्सा होता है उसको हम एडवेंटाइटस बर्ड्स कहते हैं। ये बन जाती है, वहाँ पे विकसित होती है। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? बुलबिल कहते हैं। और यह कायिक जनन का क्या है? एक नेचुरल मेथड है। तो आपको याद रखना है कि साइकस में क्या होता है? कायिक जनन, वेजिटेटिव प्रोपेशन और प्रोपिगेशन, और ये आपका किसके द्वारा होता है? बुलबिल के द्वारा। ठीक है, फिर आगे आते हैं। आपका अगला है प्रश्न संख्या 39। प्रसव पीड़ा, लेबर पेन का कारण क्या है? ऑप्शन है वैसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन, प्रोजेस्टेरोन, या एस्ट्रोजन, या वैसोप्रेसिन या ऑक्सीटोसिन। तो इसका राइट आंसर है ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑक्सीटोसिन ऐसा हार्मोन है जो आपके गर्भाशय के समय चिकनी पेशियां, स्मूथ मसल्स में तीव्र संकुचन पैदा करता है, जिससे प्रसव के दौरान जो पीड़ा होती है और शिशु का जो जन्म है वो संभव हो पाता है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 40 है। बिखरे हुए संवहन फूल, स्कैटर्ड वस्कुलर बंडल्स, निम्नलिखित में से किसके तने की विशेषता है? अब किस तने में बिखरे हुए संवहन फूल होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा उसका ऑप्शन नंबर ए है, एक बीज पत्री। ठीक है, मोनोकॉट्स। एक बीज पत्री पौधे जैसे मक्का, घास के तने में भरण उतक, ग्राउंड टिश्यू में संवहन फूल बिखरे हुए होते हैं, जबकि द्विबीज पत्री पौधों में यह एक वलय रिंग में व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, अगला है आपका प्रश्न संख्या 41। ऊर्जा का पिरामिड, पिरामिड ऑफ एनर्जी होता है। कैसा होता है ऊर्जा का पिरामिड? हमेशा सीधा होता है, हमेशा उल्टा होता है,
सीधा अथवा उल्टा होता है या सिग्मोइड होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हमेशा सीधा होता है, ऑलवेज अपराइट। ठीक है, आपने देखा होगा 12th में अगर पढ़ा होगा। तो ये आपका क्या होता है, ऊर्जा का पिरामिड। इसको अगर हम फर्स्ट ट्रॉपिकल, सेकंड ट्रॉपिकल और थर्ड ट्रॉपिकल में बांटते हैं तो ये ऐसा दिखता है। ठीक है, और इसका एक नियम दिया था, आपने पढ़ा होगा 10% रूल। ठीक है, 10% रूल ये किसने दिया था? लिंडमान ने। किसने दिया था? लिंडमान ने। वो कहते हैं कि अगर यहाँ पे 1000 किलो कैलोरी है तो अगला जो ट्रॉपिक लेवल होगा उस पर 10% यानी इसका 100% होगा, उसका अगले में आपका 10% होगा, उसके अगले में आपका 1% होगा, यानी 10% क्या होगा, घटते जाएगा। ठीक है, ये किसने कहा था? लिंडमान ने। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा होता है? सीधा होता है, क्योंकि लिंडमान के 10% के नियम के अनुसार हर अगले पोषण स्तर ट्रॉपिक लेवल पर ऊर्जा की मात्रा क्या है? घटती जाती है। और कितनी घटती है? 10%। ठीक है, तो ये भी आपका क्लियर होता है। आगे है आपको प्रश्न संख्या 42 है, किसको 3F हार्मोन कहते हैं? किसको कहते हैं? एड्रेलिन को, प्रोलैक्टिन को, पुटिकीय हार्मोन्स को या पियूस हार्मोन्स को? किसको कहा जाता है 3F हार्मोन? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एड्रेलिन। किसको कहा जाता है? एड्रेलिन। 3F का मतलब फियर, फाइट, फ्लाइट, यानी भय, संघर्ष और पलायन हार्मोन भी कहा जाता है। तो 3F आपको आना चाहिए, फियर, फाइट, फ्लाइट। किसको कहा जाता है? एड्रेनल हार्मोन को। ठीक है, क्योंकि यह शरीर को आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए क्या करता है? तैयार करता है। अगला है प्रश्न संख्या 43 स्तन ग्रंथियों का कैंसर कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कार्सिनोमास, सार्कोमास, ल्यूकीमियास या फिर मिलेनोवा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कार्सिनोमास। ठीक है, किसको कहा जाता है? कार्सिनोमास को। जो आपकी उपकला ऊतक होती है, एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, और ग्रंथियों में होने वाले कैंसर को हम कहते हैं कार्सिनोमा। स्तन कैंसर भी इसी श्रेणी में आता है। ठीक है, अगला है आपका, अगला प्रश्न है, कैल्विसिन समसूत्री विभाजन को किस प्रवस्था में संदर्भित करती है? तो किस में करती है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज या फिर टीलोफेज? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, मेटाफेज में। किसमें? मेटाफेज में। जो आपकी कॉल्चिसिन है या फिर कॉल्विसिन है, ये एक ऐसा रसायन है जो तर्कु तंतुओं, स्पिंडल फाइबर्स के निर्माण को रोक देता है, जिससे कोशिका विभाजन जो मेटाफेज अवस्था है वो क्या हो जाती है? रुक जाती है। इसका उपयोग बहुगुणित पॉलीप्लॉइड पौधे तैयार करने में किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है प्रश्न संख्या 45, कौन कैल्सिटोनिन का स्रावण करता है? कौन करता है? पैराथायरॉयड की सी कोशिकाएं, थायरॉयड की सी कोशिकाएं, अग्नाशय की बी कोशिकाएं या फिर एड्रिनल मेड्यूला? कौन करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, थायरॉयड की सी कोशिकाएं। ठीक है, जो थायरॉयड ग्रंथि है कि पैराफॉलिकुलर कोशिकाएं, जिन्हें हम सी कोशिकाएं भी कहते हैं, द्वारा कैल्सिटोनिन स्रावित होता है। ये रक्त में कैल्शियम के स्तर को कम करने का कार्य करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ब्लड में जो कैल्शियम है उसके स्तर को कम करता कौन है? कैल्सिटोनिन। ठीक है, कैल्सिटोनिन का काम आपको पता चल गया। और कहाँ से स्रावण होता है? थायरॉयड की सी कोशिकाओं से। यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे बीजे एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक हमारे चैनल के बायो में होगी। ठीक है, वहाँ आपको सारी जो अभी तक प्लेलिस्ट बनी है सबकी पीडीएफ वहाँ मिल जाएगी। ठीक है, अगला है आपका प्रश्न संख्या 46, हिस्टोन प्रोटीन्स में अधिकता होती है। किसकी होती है ये बताइए? ऑप्शन है आपके अर्जिनिन तथा लाइसिन की, ग्लाइसिन तथा एस्पर्टिक अम्ल की, ग्लूटामिक अम्ल या एस्पार्टिक अम्ल की, या मिथियोनिन तथा ग्लूटामाइक अम्ल की? किसकी होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्जिनिन तथा लाइसिन की। ठीक है, तो हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं आपके धनात्मक रूप से आवेशित होती हैं, यानी पॉजिटिवली चार्ज्ड क्षारीय प्रोटीन है। ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कीजिएगा, क्षारीय प्रोटीन है।
जिनमें क्षारीय अमीनो अम्ल अर्जिनिन और लाइसिन की क्या होती है, प्रचुरता होती है। और ये काम क्या करेंगे, फिर इनका इम्पोर्टेंस क्या होगा, ये जो आपके मैंने कहा ना कि ये पॉजिटिवली चार्ज्ड बेस होते हैं, तो ये जो निगेटिवली चार्ज्ड डीएनए होगा उसको बांधने में मदद करेगा। ठीक है, तो ये जो ऋणात्मक डीएनए है उसको बांधने में मदद करता है। कौन करता है, आर्जिनिन और लाइसिन। ये तो आपकी अधिकता होती है किसमें, हिस्टोन प्रोटीन में। तो हिस्टोन प्रोटीन आपको क्या करता है, डीएनए को बांधने में मदद करता है। ठीक है, आगे है अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 47। डेस्मोसोम संबंधित है, जो आपका डेस्मोसोम है वो किससे संबंधित है, कोशिका विभाजन से, जंतु कोशिकीय आसंजन से, पादप कोशिकीय आसंजन से, या फिर जीवाणु आसंजन से, किससे है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, जंतु कोशिकीय आसंजन से। ठीक है, जो आपका डेस्मोसोस है जंतु कोशिकाओं के बीच पाए जाने वाले विशिष्ट जनसंघ हैं जो दो आसन्न कोशिकाओं को आपस में मजबूती से बांधे रखने का कार्य करता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है जंतु कोशिकाओं के बीच विशिष्ट जनसंघ है जो दो आसन्न कोशिकाओं को आपस में बांधने का काम करता है, उसी को हम डेस्मोसोम कहते हैं। ठीक है, अगला है आपका प्रश्न संख्या 48। डीएनए का खंड जो क्रॉसिंग ओवर में भाग लेता है, कौन सा ऐसा पार्ट है डीएनए का जो क्रॉसिंग ओवर में भाग लेगा, रैकॉन, म्यूटॉन, सिस्टोन या फिर ऑपेरॉन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रैकॉन। कौन है, रैकॉन। ठीक है, रैकॉन डीएनए का वह सबसे छोटा खंड है जिसमें पुनर्संयोजन यानी रिकॉम्बिनेशन या फिर क्रॉसिंग ओवर की क्षमता होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 49। एक दंपत्ति की 4 लड़कियां हैं, 5वें बच्चे का लड़का होने की कितनी प्रतिशत संभावनाएं होंगी। ठीक है, 20%, 50%, 100% या फिर 80%। क्या लगता है आपको, इजी प्रश्न है। देखिए, एक दंपत्ति है, उसकी 4 लड़कियां हो, 8 लड़कियां हो, 10 लड़कियां हो, कितनी भी लड़कियां हो। ठीक है, लेकिन अगला बच्चा होगा वो होने की जो संभावनाएं होंगी वो 50-50% ही होगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जो मेल के पास होते हैं वो क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, एक्स और वाई। तो किस बार पे कौन सा क्रोमोसोम आएगा इसके चांसेस क्या है, 50% ही हैं। ठीक है, तो हर गर्भधारण का एक स्वतंत्र घटना है। ठीक है, पिछले बच्चों का लिंग चाहे जो भी हो, हर बार लड़का या लड़की होने की संभावना हमेशा कितनी होती है, 50%, जिसको हम 1/2 भी कहते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे है आपका प्रश्न संख्या 50। एक द्विसूत्रीय डीएनए में 18% साइटोसिन है तो दूसरे क्षारों का प्रतिशत होगा। ठीक है, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन तो नहीं कह सकते, यदि आपको इसका लॉजिक पता है तो आप कर सकते हैं। देखिए, एडेनिन बराबर होता है आपका थाइमिन। ठीक है, क्या होता है, एडेनिन बराबर होता है आपका थाइमिन, और ग्वानिन बराबर होता है आपका साइटोसिन। और क्या होता है, ग्वानिन बराबर आपका साइटोसिन। किसने कहा था ऐसा होता है करके, चॉरगॉफ ने। किसने कहा था, चॉरगॉफ ने, या चारगॉफ भी कह सकते हैं आप, चॉरगॉफ भी कह सकते हैं, चॉरगैफ, चॉरगाफ, जो भी आप कहना चाहिए। ठीक है, चॉरगॉफ का रूल था, उसने कहा डीएनए में जो एडेनिन होता है वो आपका थाइमिन के बराबर होता है, एडेनिन जो होता है थाइमिन के, और जो आपका ग्वानिन होता है वो किसके होता है, साइटोसिन के। अब आप प्रश्न में देखिए आपने क्या कहा है, प्रश्न ने क्या पूछा है कि 18% साइटोसिन है। अब साइटोसिन कहाँ पे दिख रहा है, ये सी है। अगर ये 18% है तो ग्वानिन भी कितना होगा, 18% होगा। ठीक है, अगर एक चीज़ आपका क्या है 18% है और वो दूसरे के बराबर है तो दूसरा भी कितना होगा, 18%। ठीक है, जब दोनों 18 हो गए तो दोनों का टोटल कितना हो गया, 36। कितना हो गया, 36। ठीक है, तो अब जब आपका साइटोसिन और ग्वानिन का टोटल 36 है तो आपको पता होगा कि होल सम का टोटल तो आपका 100% होता है ना। जब भी हम किसी की बात करते हैं तो 100% से करते हैं। जब आपकी दो चीज़ें 36% हो गई है तो बाकी दो चीज़ें कितनी परसेंट बची होगी, 64%। कितनी बची होगी, 64%। और वो 64% भी आधा आधा दोनों का होगा, यानी 32% क्या होगा, एडेनिन होगा, और 32% क्या होगा,
थाइमिन होगा। तो बस आपको ऑप्शन देखने हैं कि एडेनिन 32% हो और थाइमिन कितना हो, 32% हो और ग्वानिन 18% हो। तो ऐसा कहाँ है, ऑप्शन नंबर 3 में देखिए, एडेनिन 32% है, थाइमिन कितना है 32% है और ग्वानिन कितना है 18%। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्लियर हुआ। देखिए एक और बार बता देता हूँ, एडेनिन और थाइमिन बराबर होते हैं और ग्वानिन और साइटोसिन बराबर होते हैं। दो ये आपके चार हैं, चार अपने आप में कितने हैं 100% हैं। ठीक है, अब आपको साइटोसिन 18% दिया है तो आपका ग्वानिन भी 18% होगा। दोनों का टोटल 36% होता है। तो इन दोनों का टोटल कितना हुआ, कितना हुआ आपका 64%। जब दोनों 64% है तो एक कितना होगा 32% और दूसरा कितना होगा 32%। ठीक है, तो यहाँ पे, और ये लॉ किसने दिया था, चारगैफ ने या चोरगॉफ में, जो भी आप कहना चाहते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे है आपका प्रश्न संख्या 51। निम्नलिखित में से किस में डीएनए नहीं होता है, केंद्रक विहीन अंडाणु में, परिपक्व स्तनीय आरबीसी में और दोनों में या फिर शुक्राणु में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दोनों में। ठीक है, स्तनधारियों की जो परिपक्व लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी हैं, इनमें केंद्रक नहीं होता, इसलिए उनमें डीएनए अनुपस्थित होता है। इसी तरह एक अंडाणु जिसमें से कृत्रिम रूप से केंद्रक हटा दिया गया हो, उसमें भी डीएनए नहीं होता है। तो आपको याद रखना है कि डीएनए किस में नहीं होगा, अगर अंडाणु में केंद्रक नहीं है तो उसमें भी नहीं होगा और परिपक्व स्तनीय आरबीसी में भी नहीं होगा। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला है आपका प्रश्न संख्या 52। प्रश्न संख्या 52, एक दंपत्ति जिनका रक्त समूह ए बी तथा ओ है ने एक लड़के को गोद लिया। बाद में उनके जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ। गोद लिए गए लड़के का रक्त समूह है, क्या होगा। देखिए ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको समझाने का एक तरीका ये हो सकता है, एक दंपत्ति था जिनका रक्त समूह ए बी तथा ओ था। ठीक है, तो इनके जो बच्चे होंगे वो ए और बी ही हो सकते हैं। ठीक है, तो इनके जो बच्चे होंगे वो क्या होंगे, ए और बी। लड़के को गोद लिया, बाद में उनके जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ। तो ये जो बच्चे पैदा हुए हैं इनके, वो ए या बी होंगे, वो ना तो ए बी हो सकते ना ओ हो सकते हैं। ठीक है, गोद ए बी तो आपका ऑप्शन ही नहीं है, ओ है तो ओ भी वो बच्चे नहीं हो सकते, वो जो इनके बच्चे हैं। ठीक है, गोद लिए वाले बच्चे की बात नहीं कर रहा मैं, जो इनके जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ है वो या तो ए होंगे या तो बी होंगे। गोद लिए गए लड़के का रक्त समूह वो तो इन पे निर्भर ही नहीं करता। गोद लिए गए लड़के का रक्त समूह किस पे निर्भर करेगा, वो उनके माता पिता पे, कि उसके माता पिता का रक्त समूह कैसा था करके। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपका ओ भी सही हो सकता है इसके अनुसार, और कोई नहीं भी कह सकते, क्योंकि ये प्रश्न कुछ संबंधित नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो गोद लिया गया लड़का है उसका रक्त समूह तो कुछ भी हो सकता है, वो किस पे डिपेंड करेगा, जब तक हमको उस दंपत्ति के, उसके माता पिता, जो उसके बायोलॉजिकल मदर और फादर हैं, उसका जब तक हमें रक्त समूह पता नहीं होगा। ठीक है, तो इसकी व्याख्या को आप इग्नोर भी कर सकते हैं, इन्होंने ओ इसको सही बताया गया है। इस प्रश्न के सापेक्ष ओ भी आप सही मान सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो आपका गोद लिया गया बच्चा, उसका जो रक्त समूह है वो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमको बायोलॉजिकल फादर और मदर के रक्त समूह के बारे में पता नहीं है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर पूछा होता कि जो जुड़वा बच्चे हुए हैं उनके, तो उनका क्या होगा, तो उनका ए और बी हो सकता है। ठीक है, आगे है आपका प्रश्न संख्या 53। कथन ए कह रहा है जीरा तथा धनिया मसाला देने वाले पादप है, बिल्कुल सही कथन है, सही कह रहा है। कथन बी कह रहा है दोनों में फल का उपयोग होता है, क्या ये सही है या गलत है, बताइए। दोनों कथन क्या हैं, सही हैं। ठीक है, जीरा और धनिया दोनों ही मसाले हैं और वनस्पति विज्ञान के अनुसार मसाले के रूप में उपयोग किए जाने वाले इनके दाने वास्तव में इनके सूखे हुए फल होते हैं। ठीक है, जिसे सीजोकार्पिक फ्रूट भी कहते हैं। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 54 है, रासायनिक खादों के उपयोग से होने वाला रोग कौन सा है, इटाई, मीनामाटा, सिकल सेल एनीमिया या फिर
मिथेनोग्लोबिनीमिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 मिथेनोग्लोबिनीमिया। ठीक है। रासायनिक खादों विशेषकर नाइट्रेट युक्त के अत्यधिक उपयोग से भूमिगत जल में नाइट्रेट का स्तर क्या होता है, बढ़ जाता है। इस जल के सेवन से शरीर में मिथेनोग्लोबिनीमिया, जिसको हम ब्लू बेबी सिंड्रोम भी कहते हैं, जिसमें रक्त की ऑक्सीजन वहन क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो आप नोट बनाते रहिएगा इसका। अगला है प्रश्न संख्या 55। पौधों में हरित रोग का कारण है। पौधों में जो हरित रोग है क्लोरोसिस का कारण क्या है? Mg की अधिकता, Mg यानी मैग्नीशियम, Mn की अधिकता यानी मैग्नीज, Mg की कमी यानी मैग्नीशियम की कमी, या Mn की कमी यानी मैग्नीज की कमी। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3 यानी मैग्नीशियम की कमी जो है पौधों में हरित रोग का कारण बनती है। मैग्नीशियम Mg क्लोरोफिल अणु का मुख्य केंद्रीय तत्व है। इसकी कमी से पौधों में क्लोरोफिल का निर्माण क्या हो जाता है, रुक जाता है, और जो पत्तियां हैं पीली पड़ने लगती है, जिसे हम क्लोरोसिस, हरितहीनता भी कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 56। ठीक है। C3 पौधों में CO2 का प्राथमिक ग्राही होता है। PGA, RUBP, PEP या फिर OAA। तो इसका राइट आंसर है सेकंड, RUBP। ठीक है। जो C3 चक्र है इसको हम केल्विन चक्र भी कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का प्राथमिक ग्राही जो है वो होता है आपका 5 कार्बन वाला यौगिक, जिसका नाम होता है राइब्यूलोज बाइफॉस्फेट, जिसको हम RUBP भी कहते हैं। ठीक है, राइब्यूलोज बाइफॉस्फेट होता है जो CO2 से जुड़कर PGA बनाता है, जो CO2 से जुड़ के क्या बनाता है, PGA। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, ऑक्जेलिक एसिड का श्वसन गुणांक RQ होता है। RQ यानी रेस्पिरेशन कोफिशिएंट। ठीक है, तो ऑक्जेलिक अम्ल का श्वसन गुणांक क्या होता है, बताइए क्या होता है? 1 होता है, 1.0 या फिर 1 कह सकते हैं आप, 0.8, 4.0 या 0.7। देखिए इसको निकालते कैसे हैं। ऑक्जेलिक अम्ल लिखेंगे पहले हम 2C2H2O4 प्लस O2। जब ये दोनों रिएक्शन करते हैं तो 4 मॉलिक्यूल्स जो होते हैं आपके CO2 बनते हैं और 2H2। ठीक है, तो जो आपका श्वसन गुणांक है, रेस्पिरेशन कोफिशिएंट है, ये निकलता है आपका कितनी आपकी CO2 मुक्त हुई, उसका रेशियो कितना ऑक्सीजन इस्तेमाल हुआ। ठीक है, तो कितनी आप देख सकते हैं, ऑक्सीजन कितना निकला है 4, रेशियो कितना ऑक्सीजन, यहाँ पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, कितना कार्बन डाइऑक्साइड आपका निकला है 4, और कितनी ऑक्सीजन यूज हुई है 1। तो ये जो 4:1 है, जिसको हम क्या कहते हैं, 4 भी कहते हैं, यही आपका क्या होगा, रेस्पिरेशन कोफिशिएंट होगा, किसका, ऑक्जेलिक अम्ल का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3। इसको ऐसे भी कहते हैं, श्वसन गुणांक मुक्त हुई कार्बन डाइऑक्साइड और उपयोग की गई ऑक्सीजन का क्या है, अनुपात है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 58। ABA एब्सिसिक अम्ल के लिए सत्य कथन है। यह एक प्राकृतिक वृद्धि निरोधक हार्मोन है। यह पौधों का एक गैसीय हार्मोन है। केवल A सही है, केवल B सही है, दोनों सही है, या कोई नहीं। ठीक है, तो जो आपका प्रश्न संख्या 58 है उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर A, केवल एक। यह एक क्या है, प्राकृतिक वृद्धि निरोधक हार्मोन। जो आपका एब्सिसिक अम्ल है पौधों में एक प्राकृतिक वृद्धि निरोधक हार्मोन है, जो तनाव की स्थिति में रंध्रों को बंद करने का काम करता है। जबकि एथिलीन क्या होता है, एक गैसीय हार्मोन होता है। तो यहाँ से आपका एथिलीन वाला प्रश्न भी बना। ठीक है, आप नोट कीजिए, एथिलीन एक क्या है, गैसीय हार्मोन है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 59 है आपका, वह क्षेत्र जहां 2 पारिस्थितिक तंत्र अति व्यापन करते हैं। अति व्यापन यानी ओवरलैपिंग। तो ऐसा क्षेत्र जो 2 पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम का अति व्यापन करता है क्या कहलाता है?
निकेत कहते हैं, इकोटाइप कहते हैं, संक्रामिका कहते हैं या कोर रेखा कहते हैं। तो इसको कहते हैं संक्रामिका, ठीक है। इकोटोन दो अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्रों जैसे जंगल और घास का मैदान एक बीच का संक्रमण या अतिव्यापन, जिसको हमने ओवरलैपिंग कहा, इसको हम इकोटोन कहलाता है। यहाँ जैव विविधता क्या होगी, फिर अक्सर ज़्यादा होगी, ठीक है, क्या होगी, ज़्यादा। आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 60 है। शिशु जन्म पाश्चुरेशन में सहायक हार्मोन है। शिशु जन्म में कौन कौन सहायक हार्मोन है? इजी प्रश्न है, बहुत ही इजी, क्लास 12th लेवल का है। ऑक्सीटोसिन, LH या फिर रिलैक्सिन या फिर FSH, क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 में कौन है? ए तथा सी, ऑक्सीटोसिन और रिलैक्सिन। ऑक्सीटोसिन और रिलैक्सिन। प्रसव या शिशु जन्म के समय ऑक्सीटोसिन गर्भाशय की पेशियों में संकुचन पैदा करता है, जबकि रिलैक्सिन क्या करता है? प्यूबिक सिम्फाइसिस श्रोणि को शिथिल कर जन्म मार्ग को क्या करता है? चौड़ा करता है, ठीक है। जो योनि मार्ग है उसको क्या करता है? चौड़ा करता है। कौन? रिलैक्सिन, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या है 61। कोशिकांग जो शुक्राणु के मध्य भाग मिड पीस में पाए जाते हैं, कौन से कोशिकांग पाए जाते हैं शुक्राणु के मध्य भाग में? बताइए। गोल्जी कॉय तथा लाइसोसोम, राइबोसोम तथा ER, माइटोकॉन्ड्रिया या सेंट्रियोल या माइटोकॉन्ड्रिया या राइबोसोम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, माइटोकॉन्ड्रिया तथा सेंट्रियोल। तो कोशिका शुक्राणु के जो मध्य भाग है यानी स्पर्म के आपके मिड पीस में कौन से कोशिकांग पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया तथा सेंट्रियोल, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 आपको याद होना चाहिए। माइटोकॉन्ड्रिया शुक्राणु को गति के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। देखिए, पावर हाउस भी कहते हैं ना माइटोकॉन्ड्रिया को। तो जो आपका शुक्राणु है, स्पर्म है, उसको स्पीड देने का काम कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। आगे की ओर देखते हैं। प्रश्न संख्या 62 है आपका। 32 कोशिकाओं भ्रूण के निर्माण में कितने विदलन और समसूत्रण होंगे? कितने विदलन और समसूत्रण होंगे? 6 विदलन तथा 31 समसूत्रण, 5 विदलन तथा 32 समसूत्रण, 4 विदलन तथा 31 समसूत्रण या फिर 5 विदलन तथा 31 समसूत्रण, ठीक है। देखिए क्या होता है, आपका जाइगोट है, ठीक है। जाइगोट टूटेगा तो कितनी कोशिकाएं बनेंगी? 2, ठीक है। अब आपको ये 2 को इधर लिखना है। अब आप ये बताइए, आपको ये पता चल गया कि एक कोशिका टूटती है तो कितने में टूटती है? 2 में। तो 2 को कितने में तोड़ा जाए, कितने विदलन किए जाए कि 32 हो जाए? तो 2 की पावर 5, यानी 2 को 5 बार जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 32 कोशिकाएं बन जाएंगी ना, ठीक है। तो यहाँ पे विदलन कितने हुए? 5। कितने हुए? 5। और जो आपका समसूत्रण होता है उसका फॉर्मूला होता है n-1, यानी जितने आपके विदलन हुए उसमें से 1 को घटा दो तो आपका कितना आ जाएगा? समसूत्रण आ जाएगा। 32 आपके विदलन हुए थे, 1 को घटा दिया, कितने हुए? 31 समसूत्रण हुए। तो कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर 4, 5 विदलन तथा 31 समसूत्रण, ऑप्शन नंबर 4। ब्लास्टोपोर युक्त भ्रूण कहलाता है, क्या कहलाता है? मोरूला, ब्लास्टुला, गैस्टुला या फिर टेडपोल। तो जो आपका ब्लास्टोपोर युक्त भ्रूण है उसको हम गैस्टुला कहते हैं। क्या कहते हैं? गैस्टुला। 3rd, भ्रूणीय विकास की गैस्टुला अवस्था में आर्किटेरॉन आंध्र या आंत गुहा बनती है जो बाहर की ओर एक छिद्र द्वारा खुलती है, जिसे ब्लास्टोपोर कहते हैं, ठीक है। अगला है आपका प्रश्न संख्या 64। किस अंडे में माइक्रोपाइल पाया जाता है? किस में पाया जाता है? केंद्रक पीतकी कीट में, मध्यम पीतकी जैसे मेढक है आपका, सूक्ष्म पीतकी इकोनोडर्मेटा में या अपीतकी मनुष्य में। तो जो आपका माइक्रोपाइल है वो केंद्रक पीतकी कीट में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कीटों के जो अंडे हैं केंद्रक पीतकी सेंट्रोलेसिथल होते हैं। इनके अंड आवरण पर एक छोटा छिद्र होता है जिसे हम माइक्रोपाइल कहते हैं, जहां से शुक्राणु अंडे में प्रवेश करते हैं, ठीक है। तो आपको ये याद होना चाहिए। प्रश्न संख्या 65 है।
यूथी तथा संध्याचर, ग्रेगेरियस एंड क्रैपस्कुलर, ठीक है, अस्कुलर, ठीक है, क्रैपस्कुलर प्राणी जो समलभोजिता दर्शाते हैं। समलभोजिता यानी कॉप्रोफैगी। क्या होता है समलभोजिता? जो अपने अर्ध पचे हुए मल को दोबारा खाते हैं उसे क्या कहते हैं हम? कॉप्रोफैगी या फिर समलभोजिता, ठीक है। कौन है फिर ऐसा जो ऐसा करता है? मनुष्य तो बिल्कुल नहीं करता ऐसा। और कौन करता है बताइए? एक ऑप्शन तो मैंने आपका हटा दिया है। और खरगोश, चूहा या फिर उपरोक्त सभी? उपरोक्त सभी भी नहीं होगा क्योंकि उसमें मनुष्य भी है। तो ऑप्शन क्या बचा आपका? खरगोश और चूहा। तो इसका राइट आंसर है खरगोश। कौन है? खरगोश, ठीक है। खरगोश एक यूथी झुंड में रहने वाला जीव है। यह अपने ही जो अर्ध पचे हुए मल है उसको दोबारा खा देता है। क्यों? क्यों करता है ऐसा? ताकि जो सेल्यूलोज है उसका पूर्ण पाचन हो सके, ठीक है। एक बार में पचा नहीं पाता तो उसका जो सेल्यूलोज है, ठीक है, क्या है? सेल्यूलोज है, उसका पूर्ण पाचन करने के लिए वो उसको दोबारा खा लेता है। इसी को हम क्या कहते हैं? समलभोजिता, ठीक है, कॉप्रोफैगी कहते हैं, या कैप्रोफैगी, जो भी आप कहना चाहें। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 66। एस्केरिस की उत्सर्जी रचना होती है किस प्रकार की? एच आकार की, ओ आकृति की, टी आकृति की या फिर एस आकृति की? तो जो आपकी एस्केरिस की उत्सर्जी रचना है वह एच आकार की होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एस्केरिस नेमेटोड का उत्सर्जी तंत्र एक विशाल रेनेट कोशिका से बना होता है जो अंग्रेजी वर्णमाला के एच अक्षर के आकार का दिखाई देता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अमीबा की संकुचनशील रिक्तिका के लिए सत्य कथन कौन सा है? इसमें सिस्टॉल धीरे धीरे लेकिन डायस्टॉल अचानक होता है। इसमें सिस्टॉल अचानक तथा डायस्टॉल धीरे धीरे होता है। इसमें सिस्टॉल तथा डायस्टॉल दोनों अचानक होते हैं। इसमें सिस्टॉल तथा डायस्टॉल दोनों धीरे धीरे होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। इसमें सिस्टॉल अचानक तथा डायस्टॉल धीरे धीरे होता है। अमीबा में संकुचन रिक्तिका का मुख्य कार्य परासरण नियंत्रण, ऑस्मो रेगुलेशन है। यह धीरे धीरे जल भरकर फूलती है। डायस्टॉल और अचानक सिकुड़कर अतिरिक्त जल को बाहर निकाल देती है। तो आपको दोनों चीज़ें आनी चाहिए। ऑस्मो रेगुलेशन क्या है? मुख्य कार्य प्रासरण नियंत्रण है। तो ये धीरे धीरे जल फूलती है पहले तो, और अचानक सिकुड़कर फिर क्या कर देती? बाहर निकाल देती, ठीक है। अगला है प्रश्न संख्या 68। फीता कृमि जो टेपवॉर्म है में ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स का अलग होना कहलाता है। क्या कहलाता है? खंडी भवन, ऑटोलाइसिस, एपोलाइसिस या एपोजेनेसिस? तो इसका राइट आंसर है थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड, एपोलाइसिस। क्या कहलाता है? एपोलाइसिस टीन या फीताकृमि के शरीर के पिछले हिस्से से परिपक्व खंडों का टूटकर मल के साथ बाहर निकलने की प्रक्रिया को एपोलाइसिस कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है। एस्केरिस की देह भित्ति में अनुलंब पेशी कोशिका लॉन्गिट्यूडनल मसल सेल्स की कुल संख्या कितनी है? 150, 300, 600, 1200? तो ये है आपकी कितनी है? 600, ठीक है। एस्केरिस की देह भित्ति 4 पट्टियों में बटी होती है और प्रत्येक पट्टी में लगभग 150 अनुलंब पेशी कोशिकाएं पाई जाती है। इस प्रकार इसके शरीर में कुल मिलाकर 600 पेशी कोशिकाएं होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 70। कैंथ्रिडीन किससे प्राप्त किया जाता है? कोकिनियल बग से, लाल चींटियों से, ब्लिस्टर बीटल से या टेकार्डिया से? तो ये आपका प्राप्त किया जाता है ब्लिस्टर बीटल से। किससे? ब्लिस्टर बीटल से। कैंथ्रिडीन एक प्रकार का रसायन है जो ब्लिस्टर बीटल नामक कीट से प्राप्त होता है। इसका उपयोग कुछ विशिष्ट औषधीय निर्माण में किया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं प्रश्नों का लेवल, और यह आपके आने वाले एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ब्लिस्टर बीटल। अगला है प्रश्न संख्या 71। कौन सा युग्म सही नहीं है? एपीकल्चर मधुमक्खी, सेरीकल्चर रेशम का कीट, पीसीकल्चर पर्ल ऑयस्टर या वर्मी कल्चर केंचुआ? कौन सा गलत है? जो आपका पीसीकल्चर है वो पर्ल ऑयस्टर ना होके फिश फार्मिंग होता है, ठीक है। इजी प्रश्न है। एपीकल्चर यानी मधुमक्खी का पालन, सेरीकल्चर यानी रेशम का कीट का पालन मान लीजिए आप, पीसीकल्चर आपका फिश फार्मिंग होती है, और वर्मी कल्चर आपका केंचुआ का पालन कह सकते हैं आप इसमें, ठीक है।
अगला है आपका प्रश्न संख्या 72। निम्नलिखित में से कौन सी आनुवंशिक रूपांतरित जीएम किस्मों को वृहद स्तर पर उगाया जाता है? कौन सी है? गेहूं तथा आम, सरसों तथा मूंगफली, कपास तथा सोयाबीन, मटर तथा बाजरा। इसका राइट आंसर है कपास तथा सोयाबीन। ठीक है। विश्व स्तर पर व्यावसायिक रूप से सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली आनुवंशिक रूपांतरित फसलें बीटी, कपास और सोयाबीन है। अगला प्रश्न है, अरस्तु की लालटेन किस में पाई जाती है? सी अर्चिन में, सी कुकुम्बर में, स्टार फिश में या सी एनीमोन में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सी अर्चिन में। जो अरस्तु की लालटेन है, सी अर्चिन के मुख में पाया जाने वाला एक जटिल चबाने वाला अंग है जो भोजन को कुतरने के काम आता है। अगला है प्रश्न संख्या 74। कैचवे, स्कोलोपेंड्रा तथा कॉकरोच में क्या समानता है? क्या समानता है? इनका जो वास्तविक विखंडन तथा द्विपार्श्विक सममिति। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, मेटामॉर्फिक सेगमेंटेशन एंड बायोलैट्रिकल सिमेट्री। कैचवे, एनिलिडा, स्कोलोपेंड्रा सेंटिपिड और कॉकरोच ऑर्थोपोडा तीनों में ही शरीर का वास्तविक खंडीभवन और द्विपार सममिति यानी बायोलैटरल सिमेट्री पाई जाती है। कैचवे में काइटिन का कंकाल नहीं होता है। ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो गया। अगला है प्रश्न संख्या 75। द्विअरीय बायरेडियल एनिमल जिसमें लैसो कोशिकाएं पाई जाती है, किस में पाई जाती है? बिरोई, हाइड्रा, टीनोप्लाना या सी एनीमोन? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, ए तथा सी यानी बिरोई और टीनोप्लाना में। ठीक है। बिरोई और टीनोप्लाना दोनों टीनोफोरा संघ के प्राणी हैं। इनमें शिकार पकड़ने के लिए विशेष प्रकार की लैसो कोशिकाएं पाई जाती है और इनका शरीर द्विअरीय सममिति यानी बायरेडियल सिमेट्री दर्शाता है। तो आपको आना चाहिए कि बिरोई और टीनोप्लाना किस समूह से है? टीनोफोरा से। ठीक है। और इनमें शिकार पकड़ने के लिए एक लैसो कोशिकाएं क्या होती है? पाई जाती है। अगला है आपका प्रश्न संख्या 76। बकल डाइवर्टिकुलम तथा प्रोबोसिस ग्रंथि किस में पाई जाती है? हर्डमानिया, एम्फियोक्सिस, बेलेनोग्लोसिस या फिर हाथी? तो जो आपका प्रश्न संख्या 76 है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, बेलेनोग्लोसिस। ठीक है। बेलेनोग्लोसिस कौन से संघ से संबंधित है? हेमिकॉर्डेटा के शरीर के अगले भाग प्रोबोसिस में उत्सर्जन के लिए प्रोबोसिस ग्रंथि होती है और मुख गुहा से एक पृष्ठ रचना निकलती है जिसे बकल डाइवर्टिकुलम कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं? बकल डाइवर्टिकुलम कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 77। वास्तविक अपरा ट्रू प्लेसेंटा किस में पाया जाता है? किस में पाया जाता है? सभी स्तनियों में, प्रोथीरिया को छोड़कर शेष स्तनियों में, मेटाथीरिया को छोड़कर शेष स्तनियों में, केवल यूथीरिया में। तो जो आपका वास्तविक अपरा है केवल यूथीरिया में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है। यूथीरिया वर्ग के स्तनधारियों में ही पूर्ण विकसित और वास्तविक अपरा क्लोरियो एलेंटोइक प्लेसेंटा पाया जाता है जिसके माध्यम से भ्रूण पोषण प्राप्त करता है। ठीक है। जो भ्रूण है उसको पोषण मिलता है। प्रश्न संख्या 78। शिशु जन्म के पश्चात स्तन ग्रंथियों से दूध स्रावण को कौन प्रेरित करता है? कौन करता है? इजी प्रश्न है। प्रोलैक्टिन, एफएसएच, एलएच या एस्ट्रोजन? तो जो आपका प्रोलैक्टिन है वो क्या करता है? दूध का स्रावण करता है। पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड के अग्रभाग से स्रावित प्रोलैक्टिन हार्मोन शिशु जन्म के बाद स्तन ग्रंथियों में दूध के निर्माण और स्राव को प्रेरित करता है। ऑक्सीटोसिन दूध के निष्कासन इजेक्शन में मदद करता है। तो आपको दोनों याद करना है। ऑक्सीटोसिन दूध के निकलने में मदद करेगा लेकिन प्रेरित कौन करेगा? प्रोलैक्टिन। अगला प्रश्न है विदलन की दर 1 पर पीतक की मात्रा रेट ऑफ क्लीवेज प्रोप्टो 1 अमाउंट ऑफ योग, यह नियम किसका है? किसका? बाल्फोर का नियम, हर्टविग का नियम, फ्लूजर का नियम या सैक का नियम? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बाल्फोर का नियम। ठीक है। बाल्फोर के नियम के अनुसार अंडे में विदलन क्लीवेज की गति पीतक की मात्रा के व्युत्क्रमानुपाती होती है। पीतक यानी जो उसका योग है, अर्थात जहाँ पीतक अधिक होगा वहाँ कोशिका विभाजन क्या होगा? धीमा होगा। ठीक है। तो आपको याद रखना है ये किसने दिया था? ये नियम बाल्फोर ने दिया था।
अगला है प्रश्न संख्या 80। जीवों के नामकरण पद्धति नॉमनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म से संबंधित वैज्ञानिक है। कौन कौन है? व्हिटेकर है या स्ट्रिकलैंड है या फिर दोनों है? किसने दिया था बताना है आपको। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है आपका केवल 2, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड, केवल बी, यानी स्ट्रिकलैंड। ह्यूग एडविन स्ट्रिकलैंड ने प्राणी शास्त्र में नामकरण के नियमों स्ट्रिकलैंड कोड 1842 को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जो आधुनिक जंतु नामकरण का आधार बना। व्हिटेकर ने क्या किया था? 5 जगत वर्गीकरण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, सुमेलित करें तथा सही चयन करें। बताना है आपको पक्षी किससे संबंधित होगा? उपास्थि अंतः कंकाल से, त्रिवेशमी हृदय से, एक अंडाशय से या कार्पस कैलोसम से। ऐसे आपको बाकियों का भी बताना है। आप इसमें से देख सकते हैं, यहाँ पे ए का डी होगा, बी का सी, सी का बी, डी का ए, या ऐसे करके। ठीक है, तो जो आपका ऑप्शन नंबर इसका सही है वो है ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4, यानी आपका जो पक्षी है, पक्षी क्या होगा? एक अंडा से। ठीक है, और उसके बाद आपका स्तनी क्या होगा? आपका 4th वाला कार्पस कैलोसम। और उसके बाद है आपका उभयचारी क्या होगा? त्रिवेशमी हृदय। फिर है आपका इला स्मो ब्रैंकाई, ये क्या बचा फिर आपका? उपस्थि अंतः कंकाल। ठीक है, पक्षी एवीज में शरीर का वजन कम करने के लिए केवल एक बाई कार्यशील ओवरी होती है। स्तनधारियों के मस्तिष्क के दोनों गोलार्धों को जोड़ने के लिए कार्पस कैलोसम पाया जाता है। उभयचरों में 3 कक्षीय हृदय होता है। इलास्मो ब्रैंकाई सार्को और रे मछलियों में उपास्थित कार्टिलेज का बना अंतः कंकाल होता है। तो ये आपके जो ऑप्शन है उसके एक्सप्लेनेशन हो गए। अगला प्रश्न है प्रतिगामी कायांतरण रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है। किस में पाया जाता है? उभयचारी, यूरोकॉर्डिटा, ऑर्थोपोडा या हेमिकॉर्डिटा। तो इसका राइट आंसर है यूरोकॉर्डिटा, ऑप्शन नंबर सेकंड। यूरोकॉर्डिटा जैसे हर्डमानिया में एक सक्रिय और विकसित लार्वा जिसमें नोटोकॉर्ड और नर्व कोड होते हैं, कायांतरण के बाद एक कम विकसित स्थिर और वयस्क जीव में बदल जाता है। इसे उल्टे विकास को प्रतिगामी कायांतरण कहते हैं। अगला है अमीबा के लिए सही है, क्या है? जूट्रोफिक, लेंटिक, अकोशिकीय या जगत मोनेरा। क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 ए, बी और सी, यानी जूट्रोफिक, लेंटिक और अकोशिकीय। अमीबीय जंतु समपोषण जूट्रोफिक दर्शाता है, रुके हुए या शांत जल लेंटिक में पाया जाता है, और एक कोशिकीय या अकोशिकीय असेल्युलर जीव होता है। लेकिन यह मोनेरा जगत का नहीं है, बल्कि ये किस जगत का है? प्रोटिस्टा जगत का है। ठीक है, इसलिए गलत कौन सा होगा? डी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि अमीबा के लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए, फिर उसमें से कौन है पूछा गया, तो आप डी लेबल भी देख सकते हैं प्रश्नों का। ठीक है, अगला है प्रश्न संख्या 84। सार्क तथा पायलेट मछली नॉक्रेटिस के मध्य का संबंध क्या है? दोनों का संबंध क्या है? सहभोजिता, सहजीविता, सहोपकारिता या परजीविता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सहभोजिता। क्या है? सहभोजिता। ठीक है, सहभोजिता एक उत्कृष्ट उदाहरण है। पायलेट मछली शार्क के साथ तैरती है और शार्क द्वारा छोड़े गए भोजन के टुकड़ों को खाती है। इसमें पायलेट मछली को फायदा होता है, जबकि शार्क को ना कोई नुकसान और ना ही कोई फायदा होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? सहभोजिता। आगे है आपका प्रश्न संख्या 85। मीनामाटा रोग का कारण है, क्या है? Hg की कमी, Hg यानी मर्क्यूरी, या उसकी अधिकता, या कैडमियम की कमी, या कैडमियम की अधिकता। तो जो आपकी मर्क्यूरी की अधिकता है उसी से मीनामाटा रोग होता है। मीनामाटा रोग पारे की विषाक्तता के कारण होने वाली गंभीर तंत्रिकीय संबंधी न्यूरोलॉजिकल बीमारी है। ये सबसे पहले जापान के मीनामाटा शहर में पारे से प्रदूषित मछलियां खाने के कारण फैली थी। तो आपको याद होना चाहिए मीनामाटा रोग किसके कारण होता है? मर्क्यूरी की अधिकता के कारण।
आगे है पौधों में रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन का प्रतिशत है कितना है? 10%, 50%, 80 to 90% या 100%। तो जो पौधों में रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन है इसका जो प्रतिशत है 80 to 90% है। पौधों द्वारा खोए गए कुल जल का अधिकांश हिस्सा 80 to 90% पत्तियों की सतह पर मौजूद छोटे छिद्रों जिन्हें रंध्र कहते हैं के माध्यम से वाष्पीकृत होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है शुद्ध जल के जल विभव तथा परासरण विभव होते हैं क्रमशः कितने होते हैं? 100 तथा 100, 0 तथा 0, 0 तथा 100 या 100 तथा 0। तो शुद्ध जल का जो जल विभव तथा परासरण विभव होता है वो 0 होता है, दोनों ही। ठीक है। मानक तापमान और दाब पर शुद्ध जल का जल विभव 0 माना जाता है। चूँकि शुद्ध जल में कोई विलय नहीं घुले होते हैं इसलिए इसका परासरण विलय विभव भी क्या होता है? 0 ही होता है। शुद्ध जल है तो उसमें कोई भी आपका वाटर पोटेंशियल और ऑस्मोटिक पोटेंशियल नहीं होगा, 0 ही होगा। ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 88 है नारियल का खाने योग्य भाग मध्य फल भित्ति, बाह्य फल भित्ति, अंतः फल भित्ति या बीज तथा भ्रूणपोष क्या होता है? मीजोकार्प, एपिकार्प, एंडोकार्प या सीड एंड एंडोकार्प। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 सीड एंड एंडोकार्प, बीज तथा भ्रूणपोष। नारियल एक अस्टिल फल है। इसका खाने योग्य सफ़ेद गिरीदार हिस्सा और नारियल का पानी वास्तव में इसके बीज का भ्रूणपोष है। प्रश्न संख्या 89 है आपका अंडजनन से निर्मित ध्रुवकाय पोलर बॉडी है अगुणित, द्विगुणित, बहुगुणित या फिर गुणसूत्र रहित। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए अगुणित। मादाओं में अंडे के निर्माण अंडजनन के दौरान अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस होता है। इस प्रक्रिया में गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है? आधी रह जाती है। इसलिए बनने वाले अंडाणु और ध्रुवकाय दोनों ही क्या होते हैं? अगुणित होते हैं। ठीक है। और आज का अंतिम प्रश्न है विदलन क्लीवेज में होने वाला विभाजन है। क्लीवेज में होने वाला विभाजन है कौन सा होता है? क्लीवेज में अर्धसूत्री, वृद्धि प्रावस्था रहित समसूत्री, वृद्धि प्रावस्था सहित समसूत्री, सहित और रहित है एक बार। ठीक है। और एक बार है असूत्री। तो कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड वृद्धि प्रावस्था रहित समसूत्री यानी माइटोसिस विदाउट ग्रोथ फ्रेज। विदलन युग्मनज जायगोट में होने वाली तीव्र समसूत्री विभाजनों की एक श्रृंखला है। इसमें सामान्य समसूत्री विभाजन के विपरीत G1 और G2 वृद्धि प्रावस्था ग्रोथ फेजेज अनुपस्थित होते हैं जिसके कारण भ्रूण का समग्र आकार बढ़े बिना कोशिकाओं की संख्या क्या होती है? बढ़ती जाती है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जूलॉजी बॉटनी के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न देख रहे थे उसका पार्ट 2 भी कंप्लीट होता है। ठीक है। और यदि आप बीजे एजुकेशन के चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, वहाँ हम PDF अपडेट कर देते हैं। और प्लेलिस्टें अभी तक आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्टें देखिएगा। हम आगे इसमें सिलेबस के रिगार्डिंग भी जो आपके टॉपिक है उसको भी क्लियर कर रहे हैं। साथ साथ PYQs, यूथ कंपटीशन टाइम्स की जो भी आपकी प्रश्नों की सीरीज है उसको भी कंप्लीट कराया जा रहा है। ठीक है। तो अच्छे से पढ़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।